हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि साइंस क्वेश्चन नंबर 6 जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। ग्रुप 3 सब इंजीनियर्स में ये क्वेश्चंस आए हैं और भी व्यापम के एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी क्वेश्चंस साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के। हम उनको सॉल्व कर रहे हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में जितनी ज़्यादा हो सके उतनी हेल्प हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर के तापमान की रीडिंग की सीमा क्या है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है कि तापमान की रीडिंग सीमा मतलब मैक्सिमम रीडिंग सीमा कितना तापमान वो माप सकता है। तो उसकी रीडिंग सीमा होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर के तापमान की रीडिंग सीमा होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर का तापमान रीडिंग की सीमा आमतौर पर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस या हम इसको कह सकते हैं 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री से 108 डिग्री और डिग्री सेल्सियस में जो यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस उसमें 35 डिग्री सेल्सियस से लगाकर 42 डिग्री सेल्सियस तक उसकी सीमा होती है, जो मानव शरीर के सामान्य तापमान को मापने के लिए उपयुक्त है। जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है उसको मापने के लिए उपयुक्त होती है। किसी भी क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होगी। किसी भी क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसकी जो रेंज होती है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री के बीच होगी। फ़ारेनहाइट के पैमाने पर क्लिनिकल तापमान 94 डिग्री से 108 डिग्री तक होगा। अगर फ़ारेनहाइट में हम देखें तो 94 डिग्री से 108 डिग्री तक माप सकता है। चूंकि इसका उपयोग मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, इसका क्लिनिकल थर्मामीटर का, इसलिए पैमाने को 35 डिग्री से 42 डिग्री के बीच ही रखा जाता है। तो 35 डिग्री से 42 डिग्री के बीच ही रखा जाता है क्योंकि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? मानव शरीर का तापमान मापने के लिए। सेल्सियस में हम देख लेते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच मापता है। फ़ारेनहाइट में या 95 डिग्री या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। मानव शरीर का तापमान, सामान्य मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हम देखते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस 95 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच भिन्न हो सकता है। अलग अलग कुछ भी इसके बीच में हो सकता है। डिग्री सेल्सियस में हम देखें मानव शरीर का सामान्य तापमान तो 37 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और फ़ारेनहाइट में अगर हम देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच कुछ भी हो सकता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर क्या होता है? प्रयोगशाला थर्मामीटर का तापमान रेंज व्यापक होता है, जो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है या 14 डिग्री फ़ारेनहाइट से 230 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मेजर कर सकता है या माप सकता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर बहुत ही कम लेवल से हाई लेवल तक माप सकता है। 14 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक बहुत होता है। और फ़ारेनहाइट में हम देखें तो 14 डिग्री फ़ारेनहाइट से 230 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दंत चिकित्सक के दर्पण में दांत देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दंत चिकित्सक होता है कि दर्पण में दांत देखने के लिए डेंटिस्ट किस दर्पण का प्रयोग करता है? डेंटिस्ट उपयोग करता है अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर का उपयोग करता है, अवतल दर्पण का। जो डेंटिस्ट होते हैं वो अवतल दर्पण उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सक दांतों को देखने के लिए अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर का उपयोग करते हैं क्योंकि यह दांतों को बड़ी हुई और स्पष्ट छवि प्रदान करता है। कॉन्केव उत्तल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर यह दांतों को बड़ा दिखाता है। कॉन्केव मिरर अवतल दर्पण दांतों को बड़ा करके दिखाता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। यह अवतल दर्पण के उपयोग के कुछ कारण दिए गए हैं। इसका कारण जो है आवर्धन मैग्निफिकेशन। अवतल दर्पण दांतों को बड़ी और स्पष्ट छवि बनाते हैं, जिससे दंत चिकित्सक को दांतों और मसूड़ों की जांच करना आसान होता है। क्या करता है ये? जिसे हम अवतल दर्पण में दांत देखते हैं तो ये दांतों की छवि को बड़ा बना देता है, दांतों और मसूड़ों की छवि को बड़ा दिखाता है, जिससे कि उनको
इसकी जांच करने में आसानी होती है। स्पष्टता, क्लियरिटी, अवतल दर्पण दांतों की छवि को स्पष्ट और तेज बनाते हैं, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा स्पष्ट दिखाते हैं और तेज दिखाता है, जिससे दंत चिकित्सक को किसी भी समस्या का पता लगाने में मदद मिलती है। तो दंत चिकित्सक को किसी भी समस्या का पता लगाने में मदद मिल जाती है। सुविधा, कन्वीनियंस जो है अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक के लिए दांतों की जांच करना आसान और सुविधाजनक बनाता है। तो दंत चिकित्सक को बहुत ही सुविधा होती है अवतल दर्पण का प्रयोग करने में, जिससे कि उसको सुविधा प्रदान करता है। तो एक कन्वीनियंस भी इसकी सुविधा है ये। क्वेश्चन नंबर 8 से हमारा वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल स्थल मंडल से कहाँ मिलते हैं? ये तीनों 1, 2 और 3, वायुमंडल, आसमान, जलमंडल और जीवमंडल स्थल मंडल से कहाँ मिलते हैं पृथ्वी से? तो महाद्वीपीय सागर, महाद्वीपीय लिथोस्फीयर में मिलते हैं तीनों स्थल मंडल से। वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल और स्थल मंडल। वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल स्थल मंडल से इससे पृथ्वी की सतह पर मिलते हैं, जहां ये चारों तरफ एक जटिल प्रणाली बनाते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। ये चारों मिलकर एक जटिल प्रणाली बनाते हैं जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल को क्या बोला जाता है? लिथोस्फीयर। पृथ्वी की ठोस बाहरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। ठोस बाहरी परत जो होती है उसको स्थल मंडल कहा जाता है। जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, पृथ्वी पर मौजूद सभी जल, महासागर, झीलें, नदियां, बर्फ आदि को जलमंडल कहा जाता है। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, पृथ्वी को घेरने वाली गैसों की परत, जो पृथ्वी को घेरी हुई है गैसों की परत, उसको वायुमंडल कहा जाता है। जीवमंडल, पृथ्वी पर जीवन का क्षेत्र, जहाँ सभी जीव और उनकी गतिविधि होती है, जो वो जीवमंडल कहलाता है। तो जीवमंडल, वायुमंडल और जलमंडल स्थल मंडल से महाद्वीपीय लिथोस्फीयर में मिलते हैं। इन चारों के मिलने के स्थान स्थल मंडल और जलमंडल। जो स्थल मंडल से जलमंडल कहाँ मिलता है? जहां भी पानी पृथ्वी की सतह को छूता है, जैसे कि महासागर और समुद्री तटीय क्षेत्रों, नदियों और भूमिगत जल भंडारों में, वह स्थल मंडल जलमंडल से मिल गया। स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ये तीनों क्षेत्र जीवमंडल के लिए आवश्यक हैं। यहाँ जीवन जीने के लिए जरूरी तत्व और परिस्थितियां मौजूद होती हैं। उदाहरण, जब बारिश होती है तो जलमंडल से पानी वायुमंडल से होकर स्थल मंडल पर गिरता है। जीवमंडल में पौधे जलमंडल से पानी और वायुमंडल से गैसें लेते हैं और स्थल मंडल से पोषक तत्व लेते हैं। समुद्र में जलमंडल स्थल मंडल के बीच की सतह पर शैवाल और अन्य जीव पनपते हैं, जो जीवमंडल का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 9 थे हमारा, मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के रक्त में खालिस्तान का रक्त में बहुत अधिक हो जाता है। मधुमेह, तो ग्लूकोज, शर्करा, जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं तो उसको बोला जाता है मधुमेह, डायबिटीज को। मधुमेह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के रक्त में खालिस्तान का स्तर रक्त में बहुत अधिक हो जाता है। ग्लूकोज का स्तर डायबिटीज में ज़्यादा हो जाता है। शर्करा का, मीठी चीज़ों का सेवन बंद हो जाता है ऐसे लोगों को। तो मधुमेह को क्या बोला जाता है? डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज अर्थात शर्करा, ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक हो जाता है डायबिटीज बीमारी में। व्याख्या, ग्लूकोज हमारे शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो भोजन से प्राप्त होता है। ग्लूकोज क्या होता है? भोजन से प्राप्त होता है, हमारे शरीर का मुख्य स्रोत होता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो अग्ना से पेट के पास का अंग द्वारा बनाया जाता है। अग्ना से पेट के पास जो अंग होता है अग्ना से, उसके द्वारा बनाया जाता है क्या? इंसुलिन। और यह शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज को अवशोषित करने और ऊर्जा के रूप में उपयोग करने में मदद करता है। तो इंसुलिन क्या करता है कि कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं को ग्लूकोज अवशोषित करने और ऊर्जा के रूप में उपयोग करने में मदद करता है। ग्लूकोज को उपयोग करने में मदद करता है इंसुलिन, जो कि अग्ना से
पेट के पास का अंग द्वारा बनाया जाता है इंसुलिन। मधुमेह में क्या होता है, तो मधुमेह में या तो शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है, पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता जिससे कि वो ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में प्रयोग नहीं कर पाएगा, या शरीर इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता जिससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। तो मधुमेह में क्या होता है कि जो शरीर पर्याप्त मात्रा में या तो इंसुलिन नहीं बना पाता या फिर ग्लूकोज का सही मात्रा में ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं कर पाता है, जिससे कि इन ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। मधुमेह के प्रकार, मधुमेह के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। मधुमेह के लक्षण, मधुमेह के लक्षणों में बार बार पेशाब आना, बार बार पेशाब व्यक्ति जाता है, अत्यधिक प्यास लगना, प्यास ज़्यादा लगती है, अत्यधिक भूख लगना, भूख भी ज़्यादा लगती है, थकान शरीर में थकावट लगती है, वजन कम हो जाता है और घाव का जल्दी ठीक ना होना शामिल, ये इस प्रकार के लक्षण मधुमेह में डायबिटीज़ में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थे हमारा, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय, अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, यह पाचन प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है, पाचन प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है कौन, अग्नाशय। अग्नाशय की लंबाई करीब 6 से 10 इंच होती है, 6 इंच से 10 इंच होती है। यह एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों है, एक अंतःस्रावी बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों कह सकते हैं अग्नाशय को, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि भी अग्नाशय को कहा जाता है। ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि होती है और इसकी ये लंबाई होती है 6 से 10 इंच के बीच में होती है और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो और भी क्वेश्चन आपको चाहिए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।